सीटेट CDP टेस्ट सीरीज क्लास 12। लाइक शेयर सब्सक्राइब आप बिना कहे कर ही देते हैं, उसके लिए आपका आभार। क्वेश्चंस बड़े हैं और इंक्लूसिव एजुकेशन के ज्यादातर क्वेश्चंस बड़े ही होते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से आंसर कीजिएगा क्योंकि गलती नहीं होनी चाहिए। पढ़ने में भी ये सोचना है कि अगर क्वेश्चन आसान भी है तब भी आप कितनी जल्दी उसको सॉल्व कर पा रहे हैं, वो देखो कि आपकी फ्लुएंसी और एक्यूरेसी, स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही अच्छी है कि नहीं है। देखिए एक बार फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए जरा, ए को लॉक करें, देखते हैं। क्वेश्चन है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम आ टीचर शुड, एक समावेशी शिक्षा में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए, ये पूछने का प्रयास किया गया है प्रश्न के द्वारा। खैर ये तो एक बात हुई, तो हम कह सकते हैं कि बिलीव दैट एवरी चाइल्ड हैज अ पोटेंशियल टू लर्न, मतलब हर एक बच्चे में क्षमता है सीखने की, इस बात में विश्वास रखना चाहिए और बच्चे की क्षमता, उसकी स्ट्रेंथ्स में हमें इंटरेस्टेड होना चाहिए एज टीचर्स। और इंक्लूसिव एजुकेशन में हर एक बच्चे को शामिल करेंगे क्योंकि एजुकेशन फॉर ऑल की हम बात कर रहे हैं। सेकेंड ऑप्शन है, शो एन एटीट्यूड ऑफ पिटी। देखो दया, सिंपैथी की जरूरत नहीं है आपको, बच्चे के अंदर सीखने की क्षमता है, हर एक बच्चा किसी ना किसी तरीके से किसी ना किसी एक चीज में बेहतर कर सकता है। तो हम कह सकते हैं कि हम ऐसा नहीं करेंगे कि डिसेबल्ड बच्चों के प्रति दया की भावना रखेंगे। आपके अंदर अफेक्शन होना चाहिए, आपके अंदर सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता होनी चाहिए एक शिक्षक के रूप में, बट दया का भाव, मतलब दया का सिंपल ही मतलब है फिर आप खुद को ऊपर समझ रहे हैं। आगे बढ़ेंगे, यूज लेबल्स सच एज हैंडीकैप्ड चाइल्ड, रिटार्डेड चाइल्ड। लेबल्स में नहीं डालना होता हमें, बच्चे को कैटेगरी में नहीं विभाजित करना होता कि तुम हैंडीकैप्ड हो, तुम रिटार्डेड हो, इससे बच्चे की सेल्फ एस्टीम भी डाउन होगी और इसका कोई पॉइंट भी नहीं है, इससे कोई सीखने को तो कुछ मिलेगा नहीं आपने अगर उसको लेबल कर भी दिया तो। फिर है, पे अटेंशन ओनली टू द गिफ्टेड एंड टैलेंटेड चिल्ड्रन, ये भी बात गलत हो जाएगी। आपको सब बच्चों पर फोकस करना है उनकी नीड के अकॉर्डिंग, सिर्फ गिफ्टेड पर नहीं, सिर्फ रिटार्डेड पर नहीं, हर तरह के बच्चे, चाहे स्लो लर्नर हो चाहे कोई भी हो। तो हम यह विश्वास रखेगा जो शिक्षक है कि प्रत्येक बच्चे में अपनी योग्यता एवं शक्ति के अनुसार सीखने की क्षमता है, जैसी जिस बच्चे के अंदर एबिलिटी है, स्ट्रेंथ है, इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग वो सीख सकता है। इस बात में यदि आप विश्वास रखेंगे तो आप गजब के शिक्षक हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है, A teacher in a multicultural classroom would ensure that the assessment considers the following, यानी कि एक बहुसांस्कृतिक कक्षा कक्ष में एक अध्यापिका है या अध्यापक हैं, वो क्या सुनिश्चित करेंगी आकलन करते समय, जब वो बच्चों को असेस कर रही हैं तो किस चीज का ध्यान वो रखेंगी, ये बता दीजिए। रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी ऑफ हर असेसमेंट टूल। यार बात हो रही है बहुसांस्कृतिक कक्षा, जहां अलग अलग संस्कृति से बच्चे आ रहे हैं, अलग अलग समाज के वर्ग से बच्चे आ रहे हैं, तो वहां आप रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी टेस्ट को थोड़ी जांचना है। एक्सपेक्टेशंस ये थोड़ी पूछा है कि स्टैंडर्ड टेस्ट की विशेषता क्या है, मानकीकृत परीक्षण की विशेषता थोड़ी पूछी है जो रिलायबिलिटी और वैलिडिटी बता रहे हो। एक्सपेक्टेशंस ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन बाय कंप्लाइंग विद द मिनिमम लेवल्स ऑफ लर्निंग, यानी कि जो अधिकतम के न्यूनतम स्तरों के लिए जो अनुपालन है, जो एक बना हुआ सिस्टम है, उसके अकॉर्डिंग एक्सपेक्ट करेंगे आप। या फिर सी ऑप्शन, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द असेसमेंट टूल, जो आकलन का आपका टूल है, यंत्र है, उसको मानकीकृत बना देंगे। या फिर सोशियो कल्चरल कॉन्टेक्स्ट का ध्यान रखेंगे। सिंपल सरल बात है कि आप बिना मतलब अपने आप को टेक्निकल बनाए हुए, क्योंकि ये कोई संस्था नहीं ले रही है पेपर, ये टीचर मेड असेसमेंट है, जो टीचर असेस कर रहा है बच्चे को अपने तरीके से कक्षा में, तो उस समय पे वो ध्यान रखेगा उनके सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य का। इसका मतलब ये नहीं है भेदभाव करेगा उनको उनके साथ किसी भी आधार पे, बट संवेदनशील रहेगा उनके साथ, है ना। तो अपने विद्यार्थियों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का ध्यान रखेगा, ऐसा करते हुए सुनिश्चित करेगा कि जो आकलन कर रहा है वो उसको भी देखे कि वो कहां से आता है, वो कैसे सीख पाएगा, उसकी क्या कठिनाइयां होंगी, उसके पास क्या प्लस पॉइंट होगा, तो उस तरीके के सवाल भी उससे कर सके। ठीक है बात, डी ऑप्शन इसमें सही आंसर हुआ। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पर। टू डील विद डाइवर्सिटी इन हर क्लासरूम आ टीचर नीड्स टू, यानी कि कक्षा में विविधता को संभालने के लिए या डाइवर्सिटी को मैनेज करने के लिए शिक्षक को क्या करने की जरूरत है, आवश्यकता है, बताइए। 4 ऑप्शन है। डिसरिगार्ड द सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी कि जो सामाजिक जिस संदर्भ से आते हैं, वो जिस समाज के एक दायरे से, जिस समाज के एक स्ट्रेटा से वो आते हैं, उस पर ध्यान नहीं देंगे। या फिर जज द स्टूडेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल अपीयरेंस, कोई छोटा है तो उसको नाटा कहेंगे, कोई लंबा है तो उसको लंबू कहेंगे, बुर्ज खलीफा कह देंगे, ऐसा कुछ नहीं करेंगे, है ना। लेबल नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, ये काम आपका नहीं है। फिर है, बी सेंसिटिव टू द सोशल एंड कल्चरल कॉन्टेक्स्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, बच्चे के सांस्कृतिक और सामाजिक परिप्रेक्ष्य से आप संवेदनशीलता बरतेंगे। ऐसा नहीं है, ऐसा कोई शब्द आप जाति या कुछ भी इस तरीके का इस्तेमाल ना करें जिससे आहत हो बच्चा। फिर है गिव यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शंस एंड डिसरिगार्ड इंडिविजुअल डिफरेंसेस।
देखो, यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन इंडिविजुअल डिफरेंसेस के कारण फेल हो जाता है। आप यूनिफॉर्म इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते कि सबको एक डंडे से हाँक दें, सबको सेम तरीके से पढ़ा दें। आपको इंडिविजुअल डिफरेंसेस का ध्यान रखना है, रिगार्ड करना है, डिसरिगार्ड नहीं। ये नेगेटिव वर्ड हो गया, ठीक। तो आंसर सिर्फ एक ही बचता है सही कि सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य के प्रति आप संवेदनशील रहेंगे, यानी सी ऑप्शन ही एकमात्र सही उत्तर है यहाँ। Which of the following is a correctly matched pair of learners and their primary characteristics? यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सही तरीके से मैच्ड पेयर है, सही तरीके से मैच्ड पेयर है बच्चों की विशेषताओं के बारे में या बच्चों की परेशानियों की विशेषताओं के बारे में। हियरिंग इम्पेयर्ड जो बच्चे हैं जिनको सुनने में समस्या है वो देख नहीं पाएंगे। देखिए कौन सी एक चीज सही है। फोर्थ का बी, पठन और क्षमता यानी लर्निंग डिसेबिलिटी, डिसलेक्सिक बच्चा जो है उसको पढ़ने और लिखने दोनों में समस्या आ सकती है, बिल्कुल सही बात है। देखो, जो बच्चा सिर्फ पढ़ने में जिसको समस्या आ रही है, क्या वो जो पढ़ता गलत है वो सही लिख लेगा? नहीं। तो अगर पढ़ने के साथ साथ लिखना भी आ जाए तो आप जा सकते हैं डिसलेक्सिया के साथ। ये सोच के खफा मत हो जाइएगा कि डिसलेक्सिक है तो सिर्फ पढ़ने में ही समस्या होगी। पढ़ने के साथ साथ लिखना लिखा है तो चल जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप 100 को वॉज पढ़ रहे हैं तो आपसे जब पूछेगा कोई कि 100 लिखो तो आप वॉज लिखोगे कि 100 लिखोगे? अगर वॉज पढ़ाते हो तो वॉज लिखोगे। ठीक है बात। तो आंसर इसका बी हुआ। हियरिंग इंपेयर्ड बच्चा जिसको सुनने में प्रॉब्लम है वो देख नहीं सकता, ये कैसी बात हुई? जिसको सुनने में प्रॉब्लम है वो सुनेगा नहीं ना, देखने में क्या समस्या आ गई? तो ए ऑप्शन तो हट गया। क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव होते हैं, स्लो धीरे धीरे काम खत्म करते हैं। देखो, क्रिएटिव लर्नर्स हाइपर एक्टिव नहीं होते हैं। हाइपर एक्टिव का मतलब है जरूरत से ज्यादा एक्टिव। जो बच्चे उछलते कूदते रहते हैं, रुक नहीं पाते, इनका अटेंशन डेफिसिट होता है। एडीएचडी वाले बच्चे कह सकते हैं आप इनको। तो ये क्रिएटिव नहीं है। क्रिएटिव बच्चा तो डाइवर्जेंट सॉल्यूशन सोचता है, अपसारी चिंतन करता है। अटेंशन डेफिसिट लर्नर्स जो एडीएचडी वाले बच्चे हैं जिनकी अटेंशन एक जगह पे टिक नहीं पाती है, उछल कूद मचाते रहते हैं, इनमें हाई मोटिवेशन और लंबे पीरियड तक अटेंशन टिका पाएंगे? ये तो उल्टी बात कह दी आपने। ठीक, तो ये सारे गलत हैं। सिर्फ एक बात सही तरीके से मैच है कि डिसलेक्सिक बच्चा जो पठन और क्षमता का विकार है जिसमें, उसको फ्लुएंसी के साथ पढ़ने में और लिखने में प्रॉब्लम आएगी। Which one of the following is not a suitable way to help hyperactive children? यानी कि इनमें से कौन सा एक सही तरीका नहीं है हाइपर एक्टिव बच्चे को सिखाने का। हाइपर एक्टिव को अति संवेदनशील कहना तो शायद गलत होगा, अति सक्रिय कह सकते हैं हम ऐसे बच्चे को, अति सक्रिय कह देते हैं। हिंदी का यही सीन है, पेपर में भी थोड़ी बहुत गड़बड़ मिल जाती है, कई सारे वर्ड्स हैं जो एक दूसरे की जगह यूज हो जाते हैं। तो इस सब्जेक्ट में हिंदी के टर्म्स थोड़े से खतरनाक हो जाते हैं। बताइए इनमें से कौन सा एक सही तरीका नहीं है अति सक्रिय बच्चे को डील करने का? मतलब आप उसको मैनेज नहीं करेंगे किस एक तरीके से? बताइए एक बार फटाफट से। ब्रेकिंग अप अ टास्क इनटू स्मॉल मैनेजेबल सेगमेंट्स, ये कहना गलत होगा। ये तो सही तरीका है। जिस बच्चे की अटेंशन स्पैन, जिसका अवधान जो टिक करके बैठ नहीं पाता, उसके लिए आप किसी भी बड़े टास्क को नहीं देते। उसको 1 घंटे के काम की जगह 5 मिनट का काम दोगे। जब वो 5 मिनट टिकना सीख जाएगा तो आप 7 मिनट पे जाओगे, है ना? तो ये बात छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दोगे काम को, ये तो सही बात है। लेकिन हमसे गलत पूछा है, नॉट लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ लीजिएगा। ऑफरिंग ऑल्टरनेटिव वेज ऑफ लर्निंग, उसको अलग अलग तरीके से सिखाने के लिए कह सकते हो सकता है नॉर्मल बच्चे को असाइनमेंट लिखने को कह रहे हो, वो ज्यादा एक्टिव है तो उसको कोई एक्टिविटी करने के लिए कह दो कि भाई तुम बोल के सुना दो। तो ये भी सही बात है। सही है तो गलत है, क्योंकि पूछा ही गलत है तो सही गलत ही होगा। खतरनाक हो गया ना। इंक्लूडिंग फिजिकल एक्टिविटी इन देयर डेली शेड्यूल, ये भी सही है। इससे क्या होगा? थोड़ा एनर्जी लॉस होगा, है ना? एनर्जी एक डायरेक्शन में आएगी, तो फिजिकल एक्टिविटी तो इंक्लूड करनी चाहिए। सिर्फ एक चीज गलत है जो पूछा है, नॉट सही। तो नॉट सही है हमारे पास रेप्रीमेंडिंग देम ऑफन फॉर बीइंग रेस्टलेस, मतलब उनको फटकार लगाना इस बात पे, रेप्रीमेंड का मतलब फटकार लगाना इस बात पे कि वो रेस्टलेस क्यों रहते हैं, वो टिक्के क्यों नहीं बैठ पाते। अरे परेशानी है, उसकी टेंडेंसी है, उसकी प्रवृत्ति है वैसी, क्या करोगे? उस चीज को डील करो ना। डांट लगाने से तो नहीं चलेगा। डांट लगाना सॉल्यूशन होता तो फिर इतनी साइकोलॉजी और फिलॉसफी और कोई और चीज पढ़ने की तो आपको जरूरत होती नहीं ना, चाइल्ड डेवलपमेंट पढ़ते आप। तो डी ऑप्शन। और आरटीई की भी जरूरत नहीं पड़ती, खूब धुना करते बच्चों को जैसे पहले धुनते थे। ठीक, तो राइट टू एजुकेशन कहता है कॉर्पोरल पनिशमेंट बिल्कुल बैन है, मुर्गा मुर्गी नहीं बनाएंगे बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके सामने। इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू अ स्कूल एजुकेशन सिस्टम, मतलब समावेशी शिक्षा जो है वो ऐसी विद्यालय व्यवस्था के बारे में बात करती है जहां, बताइए आप कह रहे हैं बी ऑप्शन, इंक्लूसिव एजुकेशन रेफर्स टू अ स्कूल सिस्टम दैट, यानी समावेशी शिक्षा उस विद्यालय के बारे में है जहां डिसेबिलिटी वाले बच्चे रहते हैं। सिर्फ डिसेबिलिटी वाले थोड़ी, सभी तरह के बच्चे रहते हैं।
includes children regardless of physical, intellectual, social, linguistic और other differently abled conditions। यानी वो शिक्षा की व्यवस्था जहां बच्चों का समावेशन किया जाता है उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यताओं के बावजूद भी उनको मौका दिया जाता है स्कूल में शामिल होने का, एक साथ पढ़ने का। ये बात तो सुनने में अच्छी लग रही है। Encourages education of children with special needs through exclusive school। exclusive school का मतलब है सिर्फ दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो उनको एक ही जगह पे ले जाओ, डम्ब एंड डेफ हैं तो उनको एक तरह के स्कूल में पढ़ाओ। एक्सक्लूसिव का मतलब होता है ना एक्सक्लूसिविटी, मतलब कुछ ही लोगों के लिए, एक तरह के लिए। तो एक्सक्लूसिव नहीं होना चाहिए, इंक्लूसिव होना चाहिए स्कूल को। ठीक। emphasizes the need to promote the education of the girl child only। ना तो सिर्फ गर्ल चाइल्ड से चलेगा, ना सिर्फ डिसेबिलिटी वाले बच्चे से चलेगा, चाहे किसी भी आधार पे अंतर हो, शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, कोई भी हो, भाषाई आधार, सबके बावजूद आप इंक्लूड करेंगे बच्चे को। यही है इंक्लूसिव एजुकेशन। इसलिए आंसर बी सही है। थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो, नहीं तो बहक जाओगे और आंसर हो जाएगा गलत। ठीक है बात। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। ये फर्स्ट जनरेशन लर्नर है। फर्स्ट जनरेशन लर्नर आप जानते हैं जो पहली पीढ़ी जिनकी स्कूल जाती है ना। आपकी मे बी कई लोगों के लिए तीसरी पीढ़ी होगी, क्योंकि भारतवर्ष में बहुत अच्छी स्थिति तो है नहीं, और कई लोगों के लिए हो सकता है आप दूसरी पीढ़ी की अधिगम करता हूं, आपके दादी दादा कभी स्कूल ना गए हों। ऐसा भी हो सकता है आप में से कई लोग पहली पीढ़ी के ही अधिगम करता हूं जिनके माँ बाप भी कभी स्कूल ना गए हों। तो इट डिपेंड्स। तो कुछ लर्नर्स जो फर्स्ट जनरेशन लर्नर होते हैं, जिनकी पहली पीढ़ी स्कूल में जाती है या पढ़ने जाती है, उनको फर्स्ट जनरेशन लर्नर कहते हैं। ऐसे बच्चों को समस्या आ सकती है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को आप डाल सकते हो यहाँ पे, और भी बहुत सारे लोग हैं भारतवर्ष में। दैट मीन्स कि इनके घर में, इनकी पहली पीढ़ी में नहीं पढ़ा कोई भी, तो इनको प्रॉब्लम आ सकती है पढ़ने में। बताइए एक बार, फर्स्ट जनरेशन स्कूल गोअर्स जो हैं उनके लिए क्या करना चाहिए आपको? पेरेंट्स को बुला करके पूछना चाहिए कि अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़वा लो मुझसे, क्योंकि मेरी सैलरी कम है, तो आपसे ट्यूशन पढ़ाओगे। अगर आप ट्यूशन पढ़ाने दोगे तो क्या होगा, मैं पास कर दूंगा। तो ये हरकतें आपको नहीं करनी है ना। फिर है गिव अ लॉन्ग लेक्चर टू दी, क्योंकि आपके घर में तो कोई पढ़ाने वाला नहीं है, आप तो फर्स्ट जनरेशन लर्नर हैं। तो ये वाहियात बातें हैं। हर बच्चा सीखने की क्षमता रखता है, बस आपको तरीका अपने तरफ से बेस्ट देना है। ये ट्यूशन व्यूशन का दिमाग में रख के मत जाना, नहीं तो क्वेश्चन तो गलत होगा ही और बुद्धि भी खराब हो जाएगी। फिर है गिव अ लॉन्ग लेक्चर टू द पेरेंट्स अबाउट हाउ दे आर वेस्टिंग देयर मनी ऑन दीज चिल्ड्रन। ये कहोगे अरे यार तुम्हारे घर में तो आज तक कोई पढ़ा नहीं है, तुम पढ़ाओगे बच्चों को, छोड़ो, वेस्ट मत करो अपना पैसा। ये सब आप नहीं कहोगे। ये भटकाने वाले ऑप्शन होते हैं, मूर्खतापूर्ण, जिनका कोई उद्देश्य नहीं होता समय व्यर्थ करने के अलावा। टॉक टू द चिल्ड्रन टू अंडरस्टैंड देम एंड मेक द क्लासरूम एनवायरनमेंट कॉन्ड्यूसिव टू देयर लर्निंग। कंडक्टिव नहीं होगा, कॉन्ड्यूसिव होगा, है ना। क्या करेंगे आप? बच्चों से बात करेंगे और एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने का प्रयास करेंगे शिक्षा में जो उनके लिए बेहतरीन हो। कॉन्ड्यूसिव मतलब उनके विकास के लिए अच्छा हो, उनके लिए हर तरह से अच्छा हो। इसका हिंदी मीनिंग कहीं लिखा होगा, सी ऑप्शन है ना। प्रेरक बनाए, ऐसा एनवायरनमेंट देंगे जो उनके लिए प्रेरक बने, जो उनके लिए हर तरीके से फायदेमंद हो, कॉन्ड्यूसिव हो उनकी लर्निंग के लिए। बात तो सही लग रही है। टेल द चिल्ड्रन सेंसिटिवली दैट दे डू नॉट हैव द कैपेबिलिटी। कहते हैं तुम में तो क्षमता ही नहीं है। ऐसा आप कभी नहीं करेंगे। चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन की बात को याद रखेंगे। हर बच्चे के अंदर क्षमता है सीखने की, उसकी इंटरेस्ट, उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसके अंदर क्यूरियोसिटी यानी जिज्ञासा है, और वो कुछ नया करने की क्षमता भी रखता है। आपको मौका देना है। तो सी ऑप्शन सही हुआ। ठीक। इसका मतलब ये नहीं कि हर बच्चा एक जैसा ही करेगा, बट अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी रुचियों के अनुसार वो अच्छा करेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स द करेक्ट मैचिंग ऑफ चिल्ड्रन इन कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए में एक तरह के बच्चों की विशेषताएं हैं जो सब इंक्लूसिव एजुकेशन के अंडर आते हैं। कॉलम बी में एक तरह के बच्चे की विशेषताएं हैं। बताइए किससे किसको मैच करेंगे कि आंसर सही प्रकट हो जाए। आंसर कीजिए फटाफट से। देखो एक बार, कॉलम ए और कॉलम बी। गिफ्टेड जो बच्चा है वो तेजी से सीख सकता है, इस बात में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। लर्निंग डिसेबिलिटी जिसको है उसको पढ़ने में समस्या हो सकती है, सही बात है। लर्निंग डिसेबिलिटी में डिसलेक्सिया, डिसकैलकुलिया, डिस्ग्राफिया ये सब आ जाएंगे। क्रिएटिव एक सेशन लूंगी एस्टेट और एक लूंगी एम्बिटेट का। क्रिएटिव की बात करें तो ये ओरिजिनल सॉल्यूशन सोचेगा, ये मैंने आपको कल ही बताया था। और अटेंशन डेफिसिट वाला जल्दी से डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, वो एक जगह टिक करके नहीं बैठ पाता। तो हम कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि फर्स्ट का डी, सेकंड का ए ऑप्शन। अब आपको इन सब में फर्स्ट का डी और सेकंड का ए ऑप्शन चूज करना है। देख लो, फर्स्ट का डी तो बहुत जगह पे है, सेकंड का ए कहां है? सिर्फ एक जगह पर है सेकंड का ए, सिर्फ एक जगह पर है सेकंड का ए। तो सिंपल आंसर क्या हुआ बताओ एक बार। लो देख लो देख लो देख लो देख लो, फटाफट से आंसर करो, खुद से आंसर करो एक बार।
क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भटकाने के लिए बनते हैं कि ये आपको मैच करने वाला दे देगा अगर पेपर में क्वेश्चन मुश्किल बनाना होगा तो। बी ऑप्शन, सिंपल आंसर है बी ऑप्शन ही सही है, क्योंकि फर्स्ट का डी था और सेकंड का ए था। ठीक, सिंपल आंसर हो गया बी ऑप्शन, क्योंकि इसका फर्स्ट का डी 3 जगह पे है, सेकंड का लर्निंग डिसेबिलिटी यही मिल गया, फिर आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, यही आंसर मिल गया, बात खत्म हो गई, अपने घर चलो।